1999 में पहली एक्समैन मूवी जब बन रही थी तो 26 साल के एक लौंडे को उस मूवी का एसोसिएट प्रोड्यूसर बना दिया गया था उसकी मार्वल कॉमिक्स की भयंकर नॉलेज की वजह से। और अब फॉक्स वाले तो कॉमिक्स को उतना एम्ब्रेस नहीं करते थे जितना वो लौंडा करता था और कॉमिक्स को चीजी और सिली मान के अपना दिमाग ज्यादा दौड़ाते थे कॉमिक्स से इंस्पिरेशन लेने की बजाय। अब एक्समैन फिल्म में अपने काम के कारण जब उस लौंडे को मार्वल स्टूडियोज वालों ने हायर किया तो ये शायद बहुत कम लोगों को अंदाजा होगा कि वो लौंडा क्या कर दिखाएगा और किस तरह सिर्फ सुपर हीरो फिल्म जॉनरा को ही नहीं पूरी फिल्म इंडस्ट्री को वर्ल्ड वाइड बदल के रख देगा। और वो लौंडा है केविन फाइगी, ये टोपी वाला आदमी जो कि स्टूडियो एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद भी फैंस के बीच में बहुत ही फेमस है। 2008 में जब आयरन मैन फिल्म के द्वारा एमसीयू की नींव रखी गई तो किसी को अंदाजा नहीं था कि एमसीयू नाम की ये भला 28 फिल्मों लंबी अभी भी चल रही और उम्मीदन और बहुत लंबी चलने वाली फिल्म फ्रेंचाइज बन जाएगी। एमसीयू ने और केविन फाइगी के विजन और लीडरशिप ने इस फ्रेंचाइज के द्वारा ना ही सिर्फ एक बेहतरीन और कॉम्प्लेक्स सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा किया, फैंस को मजे दिलाए, डिज्नी की जेब भरी, बल्कि पूरी दुनिया की फिल्म बिजनेस को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और एमसीयू के फेज 3 के एंड तक ये सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्टली बरकरार था और एमसीयू वो टाइटैनिक का जहाज था जिसे कोई नहीं डुबा सकता था। और हाँ, एमसीयू को टाइटैनिक बुलाने का एक कारण है और वो कारण ये है कि एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा सामने है और अगर ये जहाज उसी दिशा में चलता रहा तो जैक बर्फीले पानी में डूब के मर जाएगा। और वो बर्फ का गोला है लैक ऑफ विजन और वो दिशा है मेडियोक्रिटी और घटिया डिसीजंस की। फेज 3 जब खत्म हुआ तो लोग बड़े खुश थे। एंड गेम एक मास्टरपीस और हाईएस्ट ग्रोसर तो थी ही और फार फ्रॉम होम भी सबको पसंद आ रही थी। वो बात अलग है कि मुझे वो महा बोरिंग फिल्म लगी। जिसके बाद फेज 4 की फिल्में और डिज्नी प्लस के टीवी शोज को लेके लोग बवलाने लगते हैं कि तभी पेंडेमिक के चलते पूरे 2020 मार्वल की तरफ से कछु नहीं आता और 2021 जनवरी में जाके फाइनली WandaVision रिलीज होता है जिसके एपिसोड्स की एंडिंग कसम से बहुत अनोइंग होती है और ओवरऑल शो की एंडिंग भी कतई अजीब सी होती है, पर ओवरऑल कॉन्सेप्ट ढंग का होने के कारण उसे लोग झेल जाते हैं। उसके बाद मार्च में आता है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर जिसकी स्टोरी पेंडेमिक की सिचुएशन से सिमिलर होने के कारण उसकी स्टोरी को पोस्ट प्रोडक्शन में चेंज कर दिया जाता है और एट द एंड वो एक घटिया सा टीवी शो बन के रह जाता है जिसमें हमें कुछ नए पुराने कैरेक्टर्स नए कपड़े के साथ देखने को मिलते हैं। इसके बाद जून में आता है लोकी जिसमें बढ़िया इमोशंस एक्सप्लोर किए जाते हैं और कुछ ज्यादा ही उसको अच्छा बनाने के कारण उसकी एंडिंग चेंज कर दी जाती है ताकि उसे और खींचा जा सके। लोकी की एंडिंग के दौरान ही ब्लैक विडो रिलीज होती है जो कि कसम से इतनी घटिया पिक्चर है कि मैं क्या बताऊं। बस कहानी नताशा और उसकी बहन के बारे में है और पूरी पिक्चर में दोनों बहनें एक दूसरे को अपने ही बचपन के बारे में ऐसे बताती रहती हैं जैसे अनजान लोग हों दोनों के दोनों। जो असली विलन है मूवी का वो एक नंबर का चूतिया है और जो ढंग का विलन हो सकता था यानी कि टास्क मास्टर जिसे एनिमेटेड अमेजिंग स्पाइडरमैन में देखा था कतई जहर था, वो मैंने उसे तो पिक्चर में ढंग से यूज ही नहीं किया, उल्टा अपॉर्चुनिटी वेस्ट। इसके बाद अगस्त में आता है व्हाट इफ जो कि जेन्युइनली एक मजेदार चीज थी। उसमें यूनिक स्टोरी लाइन थी, इमोशंस और कैरेक्टर्स एक्सप्लोर किए गए थे और वो एक्चुअली में फेज 4 का पहला कतई मजेदार प्रोजेक्ट था। सितंबर में आती है शैंग-ची जिसे अमेरिकी लोग देख के बावले हो जाते हैं और सच में वो भी कोई महान पिक्चर कहीं से नहीं थी। सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज में डायलॉग्स रखने से अगर पिक्चरें महान बन जाती तो बात ही अलग थी। शैंग-ची का मेन इशू थी 2 से 3 चीजें। पहला तो शैंग-ची के बाप का 1000 साल होने के बावजूद चूतिया बच्चे जैसी हरकतें करना। बीवी पुकार रही है एक ऐसे दरवाजे के पीछे से जहाँ भूत बंद कर रखे हैं और तुझे वो खोलने जाना है। अगर तू भूल भलैया की अवनी होता तो मैं समझता, और तू 1000 साल का आदमी है बे, एक्सपीरियंस बड़प्पन कुछ होता है कि नहीं होता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये होना नहीं चाहिए था प्लॉट के अंदर, पर बस एक सीन जहाँ वो खुद इस चीज को एडमिट कर लेता और बस ये कह देता कि ये सारा लॉजिक समझते हुए भी अगर उसकी बीवी वापस पाने का उसके पास कोई मौका है तो वो उसे ले ही लेगा। पर नहीं, 1000 साल का थोड़ी 1000 दिन का है ना वो आदमी तो। दूसरी दिक्कत ये घटिया दिखने वाले सूट्स। अगर सुपर हीरो का सूट पहली बार देखने में सीटियां मारने का दिल नहीं कर रहा ना तो मतलब उस सूट में तुम बिना हिचकिचाए आग लगा सकते हो और फिर उस पे मूत के उस आग को बुझा भी सकते हो। तीसरी दिक्कत, शैंग-ची अपनी अम्मा के गांव गया और 2 घंटे में अपनी माँ की सारी कलाएं सीख गया और फाइनल बैटल के दौरान पानी में गिर के कतई ताकतवर भी बन गया। और ये ड्रैगन वाली एंडिंग के दौरान मैं तो कसम से थिएटर में सोने ही वाला था क्योंकि स्टेक्स तो थे ही नहीं इसमें। इसके बाद नवंबर की शुरुआत में आई इटर्नल्स, डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी की दुकान। चलो कोई नहीं, गया था देखने में ऐसे भी थिएटर में। घटिया पिक्चर, महाभद्दे सूट्स, 10 नए कैरेक्टर इंट्रोज एक ही मूवी में, बिना स्टेक्स की एंडिंग और फाइनल कॉन्फ्लिक्ट। मूवी तो बकवास होनी ही थी। पता है स्नाइडर कट 4 घंटे का क्यों था? क्योंकि उसमें 4 नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने थे और साथ में जस्टिस लीग की कहानी भी दिखानी थी और इस फिल्म में 10 नए कैरेक्टर्स। और मैं पूरी फिल्म देखने के बाद
सिर्फ किंगो के मैनेजर की ही परवाह कर पाया क्योंकि उसका एक्टर अपने यहाँ का है। इटर्नल्स के बाद नवंबर में ही आया हॉकाई। अब हॉकाई में हॉकाई और केट बिशप का डायनामिक तो बहुत बढ़िया था, पर हॉकाई का तीरंदाजी वाला एक्शन कहाँ था भाई। और पहले 2 एपिसोड में जो मिस्ट्री क्रिएट करने का लल्लू प्रयास किया है ना इन लोगों ने, उसे तो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। और डेयरडेविल का शो मैंने देखा नहीं, जो किंगपिन के आने पे मैं अपना कच्चा स्क्रीन की तरफ फेंक के मारता। उसके बाद दिसंबर में आई नो वे होम, जो कि बस एक मास्टरपीस है। 3 स्पाइडरमैन की वजह से नहीं, उनके प्लॉट में मजेदार इंटीग्रेशन और स्पाइडरमैन के कैरेक्टर में स्टेक्स, कॉन्सिक्वेंसेज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाम की मजेदार चीजें लाने की वजह से। पता है, जब अपना पीटर गॉब्लिन के ग्लाइडर से उसे मारने वाला होता है और टोबी का पीटर उसे रोक के उसकी आंखों में देखता है और बस आंखों में ही वो सब कह देता है जो हमारे पीटर को जानने की जरूरत है। मास्टरपीस। उसके बाद मार्च अप्रैल के आसपास मून नाइट आया, जिसका म्यूजिक मजेदार था, एक्टिंग गजब की थी, पर एक्शन तो था ही नहीं। चलो एक्शन तो वैसे भी मुझे बोरिंग लगता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मून नाइट ही कहाँ था उस शो के अंदर। भैया मून नाइट का टीवी शो है तो मून नाइट नाम का सुपर हीरो था ही कहाँ। बस 1-2 सीन्स में उसका भद्दा फुल CGI जैसा दिखने वाला सूट था, और मुझे तो अभी तक नहीं पता कि मून नाइट क्या क्या कर सकता है। और वो तीसरी पर्सनालिटी बाद के लिए छुपा के रखने के लिए पूरा एक्शन जो काट दिया शो के अंदर से इन लोगों ने। मून नाइट के बाद आई डॉक्टर स्ट्रेंज 2, जिसमें वही नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया था, पर ठीक है। सैम रेमी का विजुअल पैलेट कतई गजब का था, एक्सपीरियंस मजेदार था, एक्टिंग परफेक्ट थी, पर डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर ही एक्सप्लोर नहीं किया उन लोगों ने, और फालतू के कैमियोज पे हाइप बना दी, जिसका भतेरे फैंस शिकार हो गए। मैं नहीं हुआ क्योंकि मैं ट्रेलर्स ही नहीं देखता, बस ट्रस्ट है MCU पे, या कह सकते हैं था उसकी मूवीज पे। बस यूं ही देखने चला जाता था थिएटर में, और आगे भी जाऊंगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक ये लोग फेज 4 की मम्मी के साथ स्लीप ओवर ना कर लें। पता है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 स्टोरी और कैरेक्टर्स के मामले में बर्बाद होने के बावजूद इतनी बढ़िया क्यों लगी? हाँ, सैम रेमी के विजुअल्स तो थे ही, पर व्हाट इफ का डॉक्टर स्ट्रेंज वाला एपिसोड भी कारण है जिसकी वजह से उस कैरेक्टर को हम ऑलरेडी एक डीपर लेवल पे जान गए थे। और फिल्म में जितनी भी बार वो क्रिस्टीन पामर से इंटरेक्ट करता है, तो वो व्हाट इफ वाला प्यार है जो उन थोड़े से हॉलो सीन्स में भी प्यार की जान फूंक देता है। अब ये तो था रैंट कम इतिहास की क्लास MCU के ऊपर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे मार्वल अपनी टांग में गोली मार रहा है और बर्फीले टुकड़े से टकराने भी जा रहा है। पहले शोज पे आ जाते हैं। ये शोज एक्चुअली शोज हैं ही नहीं, सिर्फ हाइप मशीन्स हैं। हफ्ते हफ्ते MCU के शो के एपिसोड्स में क्या दिखने वाला है उसकी हाइप से यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम भरा रहता है, पर शो खत्म होने के बाद कोई खुद याद ही नहीं करना चाहता कि शो देखने का एक्सपीरियंस था कैसा। फिल्मों के बीच के महीनों में बस हाइप पे पैसा छापने का शॉर्टकट है ये। और इन शोज की सबसे बड़ी दिक्कत हाइप मशीन होने के अलावा ये है कि ये MCU को एक्टिवली लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में डैमेज कर रहे हैं। मूवीज देखने के लिए अब शोज देखना जरूरी है, और जिस फिल्म फ्रेंचाइज की टाइमलाइन और वॉचिंग लिस्ट इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, उसे ओरिजिनल फैंस के बच्चे तो देख लेते हैं, पर उनके पोते पोती नहीं देखते। फिल्म्स तक परफेक्ट था, रिलीजिंग ऑर्डर में देख लो, टाइम लगेगा पर मजा आ जाएगा। पर उसी टाइमलाइन में शोज देखने, वो भी 6 से 8 घंटे के, भाई साहब 1.5-2 घंटे की मीडियोकर या बकवास पिक्चर एक चीज होती है, पर 6 से 8 घंटे की खिचड़ी अलग चीज होती है। स्टार ट्रेक देखने की कोशिश की थी मैंने, फट के हाथ में आ गई थी मूवीज और टीवी शोज की लिस्ट देख के। स्टार ट्रेक से तो स्टार वॉर्स देखना 1000 गुना ज्यादा इजी है। बस रिलीजिंग ऑर्डर में 11 फिल्में हैं, देख लो। वो बात अलग है कि स्टार वॉर्स वालों ने भी अब शोज घुसाना शुरू कर दिया है, तो चिंता ना करो, उनकी नहीं है, अभी डूबने ही वाली है। दूसरी चीज, ये मार्वल के शोज एक्चुअली टीवी शोज हैं ही नहीं। टीवी शोज 6 से 8 घंटे की मूवीज नहीं होते। टीवी शोज में हर एपिसोड की अपनी कहानी होती है। स्ट्रेंजर थिंग्स को देख लो, हर एपिसोड की अपनी कहानी है। एक मूवी को 8 पार्ट में काट नहीं रखा उन लोगों ने। जबकि MCU के शोज ऐसे लगते हैं जैसे एक मीडियोकर 6 घंटे की मूवी को एक हफ्ते के 6 गैप्स में देख रहे हो। इस कारण से हाइप बनती है, पर शो निपटाने के बाद नोबडी केयर्स। मैंडलोरियन को लिटरली लोग दशकों तक क्लासिक कहेंगे और अपने बालकों को दिखाएंगे। क्या कोई फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर को अपने बालकों को दिखाएगा? अब मैंडलोरियन में भी कुछ कैमियोज की हाइप पे इंटरनेट में आग लगाई गई थी, पर उसके बावजूद वो शो अपने आप में इतना रीवॉचेबल है कि बिना हाइप के भी उसे देखने का मन करता है। इन शोज की अगली प्रॉब्लम के 3 पार्ट हैं। पहला ये है कि कुछ ज्यादा ही मिस्ट्री घुसा देते हैं लोग इनके अंदर। हर एपिसोड में इतना बिल्डअप, इतनी मिस्ट्री कि 2 में से एक चीजें होती हैं। या तो एक हफ्ते में फैंस प्रेडिक्ट कर लेते हैं, थियराइज कर लेते हैं उस मिस्ट्री को, या नहीं कर पाते। कर लेते हैं तो जो रिवील है वो ऑलरेडी बोरिंग हो जाता है, नहीं कर पाते तो
इतने बिल्डअप के बाद तुम कुछ भी दिखाओ, कोई सेटिस्फाई नहीं होने वाला। इस प्रॉब्लम का दूसरा पार्ट है फ्यूचर की वजह से प्रेजेंट के पीछे वाले छेद के साथ गंदे गंदे गेम्स खेलना। फ्यूचर में ये दिखाएंगे के चक्कर में फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, लोकी और मून नाइट भरा पड़ा था अधूरी स्टोरी लाइन से। अगर सीजन के एंड में किसी भी शो में घंटा कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो आधे अगले का वेट करेंगे और मेजॉरिटी वेट कर करके थक जाएंगे और केयर करना ही छोड़ देंगे, कैजुअल फैंस और हार्डकोर फैंस दोनों। अब इस प्रॉब्लम के तीसरे पार्ट की बात करें तो इन अधूरी स्टोरी लाइन, जरूरत से ज्यादा मिस्ट्री के चक्कर में वांडाविजन और व्हाट इफ छोड़ के कोई किसी भी और शो से सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब मूवीज पे आए तो आधी मूवीज फेज 4 की बकवास हैं। स्टेक्स इन मूवीज में होते नहीं है, कैरेक्टर और इमोशंस एक्सप्लोर ढंग से होते नहीं है, बस हाइप, कैमियोज, रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स का लेप लगाते रहते हैं ऑडियंस को और तलते रहते हैं कढ़ाई में। और सबसे बड़ी चीज, फेज 4 किस डायरेक्शन में जा रहा है किसी को अंदाजा नहीं। एक तरफ डार्क एवेंजर्स का टीम अप लग रहा है, एक तरफ यंग एवेंजर्स हैं और तीसरी तरफ मल्टीवर्स का राड़ा तो है ही। किसी को ढंग से नहीं पता कि फ्यूचर क्या है, पर जो दिख रहा है यानी फेज 4 का बेस, उसकी नींव, वो कहीं से भी पक्की और मजबूत कहीं से कहीं तक नहीं है। और मैं मान सकता हूँ कि अभी बस ये लोग पुराने जिंदा कैरेक्टर्स की मूवी के सीक्वल्स पेल रहे हैं और नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं, पर सच बताऊं तो ढंग से नहीं कर रहे हैं। कोहेसिव स्टोरी लाइन और कैजुअल फैंस को दिमाग में रखते हुए अगर पिक्चरें और कहानियां नहीं बनाएंगे तो जिन हार्डकोर फैंस की हाइप के चक्कर में इतना उछल रहे हैं ना, वो पक्का एक दिन बोर हो जाएंगे उस हाइप से और सब कुछ बिखरता हुआ नीचे आता अच्छा नहीं लगेगा किसी को भी। और हाइप और ऊपरी एलिमेंट्स के चक्कर में स्टोरी टेलिंग, लॉजिक और फिल्म मेकिंग के फंडामेंटल्स को इग्नोर करने वालों की धोती में देर में ही सही लेकिन आग जब भी लगती है ना, बहुत जोर की लगती है। क्योंकि याद रहे, MCU की सक्सेस मतलब पूरी फिल्म इंडस्ट्री की सक्सेस और सिनेमा की सक्सेस। क्योंकि मानो या ना मानो, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, यही फिल्में हैं जो असली पैसा कमा रही हैं, जो लोगों को कभी कभी थिएटरों में ले आती हैं। वरना RRR, KGF, टॉप गन, ड्यून जैसी इवेंट्स फिल्म के अलावा तो कोई और किसी पिक्चर को देखने नहीं जा रहा थिएटर्स में। और अगर MCU की फिल्में ही डिसअपॉइंट करने लगेंगी तो बस निमट गया एक और खूबसूरत आर्ट फॉर्म, सिनेमा। और हाँ, थिएटर्स उतने ही सिनेमा का पार्ट हैं जितनी खुद फिल्में हैं। बिना थिएटर एक्सपीरियंस के फिल्मों और बाकी हर तरह की ऑडियो विजुअल मीडिया में कुछ ज्यादा फर्क रह नहीं जाता। फेज 3 तक मैं बहुत जोर से ये सोचता था कि अपने बालक और उनके बालकों के साथ MCU की मूवी मैराथन करूंगा, पर अब मामला थोड़ा अलग है। अब मेरी तरह अगर आप भी चिंता में हैं MCU के फ्यूचर को लेके, क्योंकि शी हल्क और मिस मार्वल से मुझे कोई उम्मीद नहीं है और थॉर एंड लव एंड थंडर की पूरी सीरियसनेस का मजाक बनते हुए मुझे ऑलरेडी दिख रहा है, तो जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपनी MCU की सबसे नापसंद पिक्चर या फिर शो का रैंट करें, जो कि मुझे एक्चुअली में पढ़ना है।